तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के लिए रवाना हुए। रूस के दौरे से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पैगाम भी दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती को मजीद गहरा करने वो वहां पर जा रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और आज जिस तरीके से वो रूस के लिए रवाना हुए और दोनों ममालिक जो है 22 हिंदुस्तान रूस एवेन्यूज जो समेट कॉन्फ्रेंस है उसका सबमिट इन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वहाँ पर किया जाएगा, और जिसमें से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ती है उसे मज़ीद गहरा करेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ट्वीट भी एक किया जाने से पहले, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो अगले 3 दिन तक रूस और ऑस्ट्रिया में जो है वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी है बरादरी के लोग हैं उनसे भी उनकी बातचीत होगी, यानी कि जाने से पहले उन्हें एक ट्वीट भी करके जानकारी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के दौरे से पहले एक ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में जो रूस ऑस्ट्रिया में होंगे और वहाँ पर जो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को गहरा करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि जितने भी वहाँ पर जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो बातचीत करने के लिए बेताब है, मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो दौरा है वो दोनों ममालिक के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो ताल्लुकात है दोनों ममालिक के बीच में उसे गहरा करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी बरादरी के साथ भी बातचीत वहाँ पर होगी और वह मुंतज़िर है उनसे बातचीत करने के लिए। और आज रूस के दौरे पर जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवाना हुए, और रूस के दौरे से पहले उन्होंने एक अहम ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती को मज़ीद गहरा किया जाएगा। तो चलिए, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज आसाम और मणिपुर के दौरे पर है, जहां पर सैलाब से मुतासरीन लोगों से उन्होंने बातचीत की है। और आज जो है राहुल गांधी आसाम और मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की है। मणिपुर में रिलीफ कैंप का भी उन्होंने जो है दौरा किया है। और इस पर बीजेपी ने जो है राहुल गांधी के दौरे पर सवाल भी उठाया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर है। मणिपुर जाने के लिए असम से सिलेचर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां कांग्रेस के कारकुनों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। और यहां राहुल गांधी सड़क के जरिए मणिपुर के जेरी बाम वहां पर गए। वहां पर जाने से पहले उन्होंने एक रिलीफ कैंप का भी दौरा किया, जहां पर आसाम में सैलाब के मुतासरीन वहाँ पर रह रहे थे और उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आसाम में तकरीबन 23 लाख लोग जो है सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनसे उन्होंने मुलाकात की। और इधर बीजेपी ने इस दौरे पर सवाल भी उठाया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज अरुण चौधरी ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास मणिपुर और हाथरस जाने के लिए वक्त है, ताहम तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उनको कोई फिक्र नहीं है। अरुण चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर में जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको। राहुल गांधी जी जैसे पॉलिटिकल टूरिस्टों से बच नहीं रही है। पीएम ने सदन में मणिपुर की स्थिति और किस कुशलता से केंद्र व राज्य सरकार ने मणिपुर को संभाला, उसका विवरण सदन में खुद दिया है। राहुल गांधी जी के पास हाथरस मणिपुर जाने का तो समय है, पर तमिलनाडु जहां उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे हैं, वहां जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पर इस पॉलिटिकल टूरिस्ट के लिए ना बंगाल के ये समय है, ना तमिलनाडु के लिए समय है। जानबूझकर शांतिमय प्रदेशों को वहां पर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा है। तो चलिए, अब नीट के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की समाअत जो है
वो आज हो रही है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या कुछ फैसला किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। नीट मामले की बात करें, उसके समाअत के हवाले से जो है आज सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत जो है की जाएगी, और जिसमें तकरीबन 24 लाख तुलबे जो है वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीट की बात करेंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समाअत होगी और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या कुछ नतीजा आएगा। जहां पर नीट यूजी इम्तिहान की बात करेंगे तो जिसमें शामिल 23 लाख तुलबा के लिए आज काफ़ी अहम दिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 38 दरखास्तों पर जो है समाअत की जाएगी, जिसमें इम्तिहान को नए सिरे से मुनक्किद करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई, नीट यूजी को मनसूख करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसे दोबारा मुनक्किद करने का हुक्म देने के मुतालबात के बारे में समाअत हो रही है। और जितने भी तुलबा है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए काफ़ी अहम आज का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की समाअत आज है। सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज़ायद दरख्वास्तों पर यह समाअत है। तकरीबन 24 लाख तुलबा इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी के इम्तिहान में शामिल होने वाले 23 लाख के करीब 24 लाख के करीब जो तुलबा है उनके लिए काफ़ी अहम दिन है। उनकी तरफ से बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और काफ़ी वक्त से देखने को मिल रहा है कि एक लंबा विवाद चल रहा है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जो 38 दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत आज हो रही है, जिसमें से इम्तिहान को जो नए सिरे से मुनक्किद करने की हिदायत दी गई थी और नीट यूजी को मनसूख करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दोबारा मुनक्किद करने का हुक्म जो है देने का मुतालबा किया था और इन पर समाअत की जाएगी। और आज सुप्रीम कोर्ट पर यह समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि 5 से ज़ायद दरखास्तों पर जो समाअत है, तकरीबन 23-24 लाख के करीब जो तुलबा है उनके लिए काफ़ी अहम आज का दिन है। और जिसमें से आज जो ये समाअत होने वाली है, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा जस्टिस जेपी पर्दीवाल और मनोज मिश्रा वहाँ पर मौजूद हैं और जो अहम फैसला है उस पर जो हर कोई इंतज़ार कर रहा है, खासकर जो नीट यूजी इम्तिहान में शामिल होने वाले तुलबा है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला होने वाला है। और कहा जा रहा है कि जो पिटीशंस दायर की गई थी उस हवाले से भी जो समाअत है वो आज होगी सुप्रीम कोर्ट में। आज अहम फैसला किया जाएगा और जितने भी तुलबा है उनकी तरफ से बेसब्री से इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ फैसला जो है वो होने वाला है। तो चले पीडीपी की तर्जुमान सईद साहिल बुखारी का एक बयान आया है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि वोट का बुनियादी हक से अवाम जो है वो महरूम है। उनकी तरफ से जो है ये बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अब चुनाव में नहीं लड़ेंगी। और क्या कुछ कहा गया है सबको आपके सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव बहुत जल्द होंगे, ये मानना है मरकजी लीडरशिप का। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते भारतीय जनता पार्टी के सदर व मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने भी हल्का इशारा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा डे के सिलसिले में श्रीनगर से एक पैगाम दिया था, जिसमें विधानसभा चुनाव यानी चुनावों के बाद चुनाव कराने का भी इंदिया दिया था जम्मू कश्मीर में। सईद सोहेल बुखारी तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब, एक तरफ शायद गालिबन अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शन हो सकते हैं, क्या पीडीपी इन चुनावों के लिए तैयार है? देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है तो हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी रिसेंटली भी महीना भर ही गुजरा है कि हमने लोकसभा के भी इलेक्शन लड़े हैं और असेंबली के इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ये काफ़ी सालों से कहते आ रहे हैं कि अब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। और जो लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा जमहूरी हक है, उनका वोट, जिसके इस्तेमाल से वो अपनी चुनी हुई सरकार बनाएं और फिर वो उनके मामला देखें और उनके मुकद्दर का फैसला आगे करें। इस हक से जम्मू कश्मीर के आवाम को दूर रखा गया है, जानबूझ के दूर रखा गया है। बाकी जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो तो हैं ही, बात करने पे कदगन है, आप एक्सप्रेशन जो है वो क्रिमिनलाइज हो गया है। नौकरियों का कहीं अता पता नहीं, बिजली हमारे यहाँ है नहीं, पानी क्राइसिस है। ये सारे मामला है। लेकिन फंडामेंटली अगर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें तो ये वोट का जो हक है
इससे साल हर साल तक अब इनको दूर रखा गया हमारे लोगों को। बहुत जल्द ये हक उनको दिया जाए, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा यहाँ के लोगों की चाहत है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म या वफाक के वज़ीर अमित शाह बारहा कहते हैं पार्लियामेंट से कि पहले डिलिमिटेशन होगा, चुनाव होगा, उसके बाद स्टेटहुड होगा। कोई इस तरह का पेच है जो इस वक्त पीडीपी के मन में है कि ये चीज अगर मिल जाती तो उसके बाद भी चुनाव हो सके, या पहले चुनाव पे गौर किया जाए? नहीं, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस हालत में अभी हम आज हैं, इसमें हमको गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे लाया गया है। हमारे स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक रियासत, और कोई आम रियासत नहीं बल्कि बहुत पुरानी और बहुत अहम रियासत, उसको डाउनग्रेड करके, डिसमेंबर करके यूटी बना दिया गया, फिर दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये तो अपनी जगह पे वो हम कहेंगे क्राइम्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ परपेट्रेट किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, हम उनको खाली नहीं छोड़ने के हक में, क्योंकि यही स्पेसेस अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो वो अनासिर उनको खिलाफ करेंगे जो जम्मू कश्मीर के आवाम के जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक की बात है, उसके खिलाफ काम करेंगे। तो हम स्पेस तो नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो एहतजाज है उन सारी चीज़ों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया गया, वो हमारा स्पेशल स्टेटस हो, वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना हमारे स्टेट का, उसके लिए जो जद्दोजहद पॉलिटिकली जारी है वो तो कंटिन्यू। एक आखिरी सवाल होगा सोहेल साहब के, पीडीपी अब रिवायती लीडरशिप से ही इलेक्शन लड़ेगी, या जो लोग वापस आ रहे हैं टीम में उन्हें, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वो कि जो मुश्किल हालत में पार्टी छोड़ के चले गए और आरामदेह सूरत हाल को वापस अपनाना चाहते हैं, क्या इस तरह का प्रोग्राम है जिस तरह से बुखारी साहब के आने के बाद सीरीज ऑफ लीडरशिप वापस कर रही है? देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जब इलेक्शन लड़ने आप जाते हैं तो ये कोई लीडर इलेक्शन नहीं लड़ता, ये इलेक्शन लड़ता है ग्राउंड पे पार्टी का वर्कर, जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में अभी तक इस पार्टी को ग्राउंड पे न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसको मजबूती फराहम की है। तो अल्टीमेटली ना मुझे ना किसी और लीडर को इलेक्शन लड़ना होता है, ये इलेक्शन लड़ना होता है जमात के उस कारकुन को जो ग्राउंड पे डटा रहा या काम करता है। तो ये सारे का कोई मतलब नहीं? जी भारत का कोई मतलब नहीं? नहीं, फर्क का मतलब होता है, लेकिन एसेंशियली जो सबसे अहम आंसर इस चीज का होता है वो आपका वर्कर होता है जो ग्राउंड पे होता है, उनको इलेक्शन लड़ना होता है, न कि किसी फर्द को सेपरेट होके सिर्फ उसी को नहीं लड़ना होता। तो ये मामला जेर बहस आएंगे आने वाले दिनों में, और जो बेहतर होगा खुसूसन ये कि जो हमारे लोग हैं ग्राउंड पे पार्टी सदर खुद वोट मांगने के लिए जाएंगे अपने लिए, पार्टी के लिए, क्या वो इलेक्शन में लड़ेंगे? यहाँ देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो पहले ही साफ कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है यूपी में, लेकिन क्योंकि पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि वो अपने लोगों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगने के लिए खुद नहीं एज कैंडिडेट नहीं हुई? उन्होंने तो खुद कई बार ये बात की है कि वो खुद यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सोहेल बुखारी, तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुताबिक भारत का इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कारकुन का है, जमातों का है, और जमात के मैनिफेस्टो का इलेक्शन होगा कि 35 से 370 दफात खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी ने मजहमत की, किस पार्टी ने मरकज के इस फैसले पर नाराजगी की, यही इलेक्शन मंशूर होगा जो लोगों के पास जाकर उनसे वोट मांगा जाएगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अवाम को आईनी और जो जमहूरी हक है वो फौरी तौर पर मरकज की तरफ से दिया जाए। ताहम पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती यूनियन टेरिटरी में बतौर उम्मीदवार खुद पीडीपी के लिए खड़ी नहीं होंगी, लेकिन चुनावी उम्मीदवारों के लिए मेगा स्टार कैंपेनर के तौर पर नजर आएंगी। इकबाल बशीर के साथ तजम्मुल, गुलिस्तान श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने मेंबर पार्लियामेंट आका रोल्ला पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 1990 का दौर वापस लाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली आका रोल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि वो 1990 का दौर वापस लाने की बात कर रहे हैं, और इस वक्त उन्हें याद रहना चाहिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और ये हुकूमत कमज़ोर नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, आगा रोहिल्ला सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है कि वो 1990 का दौर वापस लाने की बात कर रहे हैं, एक तरह की धमकी दे रहे हैं।
मैं उन्हें कहना चाहूंगा, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी वहम में मत रहिएगा। ना मुफ्ती जी गृह मंत्री हैं और ना ही वीपी सिंह प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह है। और जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास और विश्वास का जो हमारा वादा है वो टूटेगा नहीं। अपने नागरिकों की सुरक्षा हम करना जानते हैं। किसी भी सूरत में देश को तोड़ने वाली शक्तियां, अलगवादी शक्तियों को उभरने नहीं दिया जाएगा। सर, खबर ये मिल रही है कि 10 जुलाई को चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए घाटी में? चुनाव आयोग का काम है चुनाव घोषित करना। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में मानती है और लोकतंत्र के प्रति हमारी वचनबद्धता है। चुनाव जब भी आए हम उसका स्वागत करेंगे और चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या घाटी में आप लोग किसी दल से समर्थन लेने या टाइप करने की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल है। हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ कहना है कि हम तैयार हैं, जब भी चुनाव होगा घाटी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। हमारे साथ बात करें। मेंबर पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग मियां अल्ताफ ने जीत के बाद पीर पंजाल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि लोगों के मुतालबात वो सुने और उनके मुतालबात पार्लियामेंट तक ले जाए। इसी पर उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाएंगे। राजौरी अनंतनाग निश्चित से कामयाब उम्मीदवार मियां अल्ताफ सब मेंबर पार्लियामेंट का जीत के बाद खिताई पीर पंजाल का आज पहला दौरा, जहां कल वो पुंछ के अंदर थे और आज राजौरी के अंदर पहुंचे हैं। खिताई पीर पंजाल के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इनकी, क्योंकि पहले दिन ही इनकी तरफ से जो बयान सामने आए थे, खास करके बेरोज़गारी और जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात को लेकर, उसके बाद लोगों की उम्मीदें और जागी। इनसे सीधी बात करेंगे सीधा। सर, पहला दौरा आपका, बहुत सारी उम्मीदें लोगों को खिता के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोग आप पे लगाए बैठे हैं। आज पहले दौरे में किन किन जगहों का दौरा और किन लोगों से मुलाकात? नहीं, अभी तो मैं कल पुंछ ही आया था और वहाँ लोगों से बात की। डॉक्टर फारूक साहब का प्रोग्राम था बुनियादी तौर पे पुंछ आने का, तो फिर उनके साथ मेरा आना ज़रूरी था, मैं आया। तो आज मैंने ये सोचा कि मेरा रजौरी भी आना ज़रूरी है, तो मैं आया हूँ। तो रजौरी आना जाना लगा रहेगा। रजौरी तो मैं टाउन में आया हूँ, अभी तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या पुंछ बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। मेरे लिए तो ज़रूरी है कि मैं हर ब्लॉक में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाऊँ, वहाँ लोगों का शुक्रिया अदा करूँ और देखूँ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। बाकी आप जानते हैं कि ये रियासत पूरी ही मुश्किलात में है, मसाइब में है। यहाँ कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जो लोगों का काम करे, जिनके पास लोग अपने इश्यूज़ लेके जाएं। तो जाहिर है उसकी वजह से भी मेंबर पार्लियामेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरे बारे में रजौरी पुंछ के लोग जानते हैं, मैं काफ़ी अरसे से सियासत में हूँ और आता रहा हूँ। कभी बहैसियत अपोजिशन के आया, कभी रूलिंग पार्टी के हवाले से। तो मैं आप बहुत ज़्यादा ही कहूँ कि मैं सब कुछ कर दूँगा तो ये नामुनासिब बातें हैं। लेकिन जो भी मेरे से होगा, मेरी कोशिश होगी। मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है। मैं ये मान के चलता हूँ कि लोगों ने की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे भी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना है कि जितना मुझसे हो सके मैं इनके लिए करूँ। ख़ास तौर पे बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट मेरा ज़्यादा रोल बनता है कि मैं जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल को भी दिल्ली में उजागर करूं, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट पे। और जो महकमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं इस रियासत, ख़ास तौर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके रजौरी पुंछ में लोगों के मसले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो महकमे हैं उनके साथ। तो ये मैं आपसे मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे ताबिश कमाल से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा साहब साथ में हैं। बात करते हैं। सर, दिल्ली में आप मौजूद हैं, लगातार दिल्ली के आप चक्कर काट रहे हैं। जो उम्मीदें आपको लद्दाख और दिल्ली के बीच के तालमेल की हैं, जो आप लोगों की डिमांड्स थी, आपने चुनाव में भी रखी, आवाम को भी बहुत उम्मीदें हैं। आपको कितनी उम्मीद है सेंटर गवर्नमेंट से? जिन डिमांड्स को लेकर आप चले थे वो कब तक पूरी हो सकती हैं? और क्या आपको लगता है सेंटर गवर्नमेंट उन डिमांड्स को मांगेगी, जो आपकी मांगे थी उनको मान लेगी?
देखिए, जहाँ तक उस डिमांड को मानेगी या नहीं मानेगी वो तो अभी आगे जाके पता चलेगा। हाँ, मेरा एक चीज़ ये है कि मुझे जब लद्दाख से इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन में मैंने जो पूरे लद्दाख के मुद्दों के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा, और पहली बार लद्दाख में एक इलेक्शन ऐसा हुआ है जो लद्दाख के मुद्दों के ऊपर लोगों ने मैंडेट दिया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी यही है कि मैं उन मुद्दों को पहले जो है वो सरकार के सामने रखूं। मैंने अपोजिशन के लोगों के सामने मैंने अपने मुद्दे रखे हैं, गवर्नमेंट के सामने भी मुद्दे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ये नया गवर्नमेंट आया है, गवर्नमेंट पहले भी यही था, और ऐसा भी नहीं है कि ये इनको लद्दाख के हालात, लद्दाख के जो इश्यूज़ है उनसे नावाकिफ़ हो। ये इनके 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 सामने पहले भी कई बार जो है हमारे जो मुद्दे हैं वो उनके सामने रखे हैं। हाँ, बेशक उस वक़्त जो हमारे नुमाइंदे थे वो अलग एक ट्रैक पे था और पब्लिक अलग पे था। मेरा यही है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे लद्दाख के अवाम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करूं। जो परेशानी लद्दाख के अवाम की है, जो लद्दाख के खुसूसन हमारे नौजवान तबका जो आज सबसे बड़ा परेशान अगर हमारे लद्दाख में अगर कोई है तो वो हमारे नौजवान तबके हैं, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में जो परेशान है, मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। उनको ये पता नहीं है कि आज हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मेहनत कहाँ पहुँचनी है, हमें इतना करके आगे हमें मिलने वाला क्या है। लेकिन सर, सवाल तो ये है कि जिन डिमांड्स को आप लेकर के आए थे, क्या आपने अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो रखी हैं? बिल्कुल, हमने अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, खुसूसन हमारे होम मिनिस्ट्री साहब से कोशिश कर रहे हैं मैं मुलाकात करूं उनसे, और एक बार सही तरीके से जो लद्दाख की परेशानियां हैं और पिछले जो 4-5 सालों में लद्दाख में जो गुज़रे हैं, जो लद्दाख के लोग जो 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 एहतिजाज पे हैं, जो उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, वो किन चीज़ों पे और क्या परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें सही तरीके से मैं उनके सामने रखूं, और उनके अलावा जो गवर्नमेंट में बाकी जो लोग हैं उनके सामने रखूं। और कहीं ना कहीं मुझे एक ये फीलिंग है, उम्मीद है कि सही सिचुएशन जो सही वहाँ के अवाम का जो ये है, क्योंकि इस इलेक्शन में भी इन्होंने अवाम ने अपने एक वोट के ज़रिए गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि हम लोग परेशान हैं, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है, हमारे इन चीज़ों पे गौर कीजिए। तो मुझे ये उम्मीद है कि सही तरीके से अगर मैं इनके सामने ये सारी चीज़ें रखूं तो उन पे हम चाहते हैं कि लद्दाख के आवाम एक बहुत अमन पसंद लोग हैं, ये सबको पता है। हम ये नहीं चाहते, और दूसरा लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है वो सबको पता है। तो हम कभी नहीं चाहता है कि लद्दाख में कोई ऐसा माहौल हो या वहाँ पे अशांति हो। हम चाहते हैं लद्दाख अभी तक अमन रहे और अमन रहेंगे। लेकिन चीन की तरफ से तो अभी भी वहाँ पर जो हालात पैदा हुए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उन हालात का आपने जिक्र किया है? वही ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ही मैं राजनाथ सिंह से साहब से मैं मिला हूँ पिछले, वो उनके सामने जो हमारे जो हमारे आर्मी के साथ जो हमारे जो मुद्दे हैं वो सारे उनके सामने रखे, और उनको बताया कि एक तो लद्दाख के अवाम ने देश के लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं, और मेरे ख़्याल से जो लद्दाखी अवाम जो जज्बा देश का रखता है, जो देशभक्त है, मेरे ख़्याल से कहीं और नहीं होगा। और प्रैक्टिकली हमने जानी माली हर चीज़ का कुर्बानियाँ दिया है, तो आज लद्दाख को ज़रूरत है देश। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।